नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भीषण रेल हादसे ने देश के रेलवे सुरक्षा सिस्टम पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन, सामने खड़ी हुई मालगाड़ी और फिर हुई एक ऐसी टक्कर जिसने पटरियों पर चीख पुकार और अफरा तफरी मचा दी। सवाल है, आज भी उच्च तकनीक के जमाने में ऐसे हादसे कैसे हो जाते हैं? रेलवे के पास इससे बचने के लिए किस तरह के प्लान हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। बिलासपुर रेल मंडल, रात का समय और पटरी पर दौड़ती हुई जीवन की रफ्तार अचानक थम जाती है। ये हादसा कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में कोई गंभीर तकनीकी खामी? मिली जानकारी के मुताबिक सामने एक मालगाड़ी पहले से ट्रैक पर खड़ी थी। उसी ट्रैक पर एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। सिग्नल क्लियर था या नहीं, ड्राइवर को किस तरह की सूचना मिली? इसी 60 से 90 सेकंड की खिड़की में ये हादसा होता है। रेड नज़र आ रहा होगा अभी फ़िलहाल सिग्नल। तो रेलवे का एक अपना सिस्टम है, जैसा कि पहले से चलता आ रहा था। वो था एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन। एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन वो जगह होती है जहां पर, अगर हम सामान्य भाषा में समझें कि अगर गाड़ियों के संचालन के लिए दो सिस्टम अभी रेलवे का काम कर रहा है। एक है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जो पहले से काम करता है, और एक है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन का जो इलाका होता है, वहाँ पर अगर गाड़ियों को आगे बढ़नी हो तो फिर से अब सिग्नल पर ध्यान दीजिए। अगर ये सिग्नल रेड है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ऐसा होता है कि एक स्टेशन जहाँ से गाड़ी निकली और अगला स्टेशन जहाँ पर उसको पहुँचनी है, दोनों के स्टेशन मास्टर आपस में बात करते हैं। आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था क्या? भारतीय रेलवे की आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था में ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एक बड़ा रोल निभाता है। यानी अगर आगे ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी है तो सिग्नल खुद ही लाल हो जाता है और ट्रेन का सुरक्षा सिस्टम ब्रेक को ऑटोमेटिक एक्टिवेट करता है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिस्टम इस रूट पर एक्टिव नहीं था या फिर ये फेल हो गया? सिग्नल इंटरलॉकिंग फेल, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम इनएक्टिव, डिस्पैच स्टेशन कोऑर्डिनेशन में गलती। दूसरी ओर अगर प्रवीण आप मूव करके दूसरी ओर दिखाइए, इसी ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन खड़ी है। दोनों गुड्स ट्रेनें हैं। ये दूसरी ट्रेन खड़ी है। अब इसी तरह से ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में कहीं पर भी रेड सिग्नल मिलने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अधिकतम, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अधिकतम उसकी जो रफ्तार होगी वो होगी 10 किलोमीटर विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने पर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर विजिबिलिटी क्लियर होने पर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसमें भी एक नियम है, OHE जो होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट क्या है प्रवीण से मैं कहूँगा एक बार दिखाएं। ये जो खंभे लगे हैं, OHE इसको कहा जाता है। OHE तार जो गुजरता है। तो चूंकि एक SOP है मीटर के हिसाब से कि न्यूनतम 75 मीटर की दूरी पर ही गाड़ियां खड़ी रहें, या 75 से 150 मीटर की दूरी पर, लेकिन ऐसे मीटर की तहत नाप पाना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक SOP तय है कि 3 OHE, मतलब ये जो खंभे दिख रहे हैं 1, 2 और इसके पीछे 3, कम से कम इतनी दूरी पर ही एक गाड़ी अगर ट्रैक पर खड़ी है तो उसके पीछे की जो गाड़ी खड़ी है उसको कम से कम इतनी दूरी को ही फॉलो करना है। ह्यूमन एरर पर भी सवाल। रेल हादसों में अक्सर एक शब्द सुर्खियों में आता है, ह्यूमन एरर। लेकिन सवाल ये भी है कि मानव गलती को रोकने वाली मशीनें क्यों नहीं चली? जब हर ट्रेन की लोकेशन कंट्रोल रूम में ट्रैक होती है तो ऐसा ब्लाइंड स्पॉट कैसे बन गया? और अधिकतम 2 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी अगर सिग्नल रेड नहीं होता है, इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर सिग्नल रेड ही रहता है 2 मिनट तक रुकने के बाद भी, तब लोको पायलट अपनी स्वविवेक का उपयोग करते हुए गाड़ी को बिना रेड सिग्नल क्लियर हुए, यानी कि बिना सिग्नल ग्रीन हुए या येलो हुए भी वो गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन उसके लिए एक SOP तय। SOP क्या है? जैसा कि जो टेक्निकल टीम और ये लोको पायलट्स जो लोग हैं, जो सोर्सेस हैं, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक SOP नहीं आई है। उस SOP के तहत अगर विजिबिलिटी क्लियर है, दिन हो या रात हो, लेकिन अगर विजिबिलिटी क्लियर है
तब अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है रेड सिग्नल होने के बावजूद। और अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तब अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को आगे ले जाया जा सकता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन के अंतर्गत। इस बात की आशंका बहुत ही कम है क्योंकि एक वक्त में इंजन में 2 पायलट होते हैं, एक सीनियर और दूसरा उससे जूनियर। ऐसे में एक ही वक्त में दोनों को नींद आ जाना या दोनों का एक साथ बेसुध या बेहोश होना लगभग नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मेमू ट्रेन पिछले ही स्टेशन पर हमेशा की तरह रुकी थी और फिर वहां से चली भी थी। जो यात्री उस ट्रेन में मौजूद थे जो हादसे का शिकार हुई, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि गाड़ी स्पीड में थी और हादसों की तस्वीरों से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी ज़्यादा स्पीड में थी और ट्रेन जो है एक ही ट्रैक पर आने के बाद जैसा कि वो ट्रेन खड़ी है उससे टक्कर हुआ और उसके पीछे का वैन जो है वो सीधी तौर से जो पैसेंजर ट्रेन है उसके सामने वाले हिस्से में घुसते हुए एक जो रैक थी उसके ऊपर चढ़कर दूसरे रैक पर चढ़ी और इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ये एक कारण जो है पूरे हादसे का अभी तक सामने जो है वो चर्चा में आया है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कोई कुछ भी कहने से रेलवे प्रबंधन प्रशासन जो है वो इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि जांच टीम हाई अथॉरिटी जांच टीम जो है वो गठित कर दी गई है, वो जो भी अपना डिसीजन देगी या अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद से कारण स्पष्ट होगा। लेकिन रेलवे में एक ही ट्रैक पर आमने सामने ट्रेन आ जाना बहुत बड़ी और विध्वंसक गलती होती है, लेकिन इस मामले में दोनों ट्रेनें एक ट्रैक पर तो थी पर एक ही दिशा की तरफ थी। मालगाड़ी खड़ी थी जबकि मेमू ने उसके पीछे से उससे टक्कर मारी। रेलवे के नियमों में एक ही दिशा में आगे बढ़ रही ट्रेनों के लिए भी नियम है। जांच टीम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्यों दोनों ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी को नहीं बनाकर रखा गया और इसमें किसकी गलती थी। पटरी पर बिखरी जिंदगियां, बिखरे हुए बैग और घायलों की चीखों की गूंज अभी भी यहाँ सुनाई दे रही है। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक रेलवे ट्रैक पर जिंदगी यूं ही दांव पर लगती रहेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब रेलवे की जांच टीम तलाश रही है। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि आखिर इतने बड़े हादसे की वजह क्या रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस मामले में रेलवे सीएसआर जांच कर रहे हैं और कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी रेलवे वो जांच कर रहे हैं और वो अपनी रिपोर्ट में चीजों को बताएंगे। लेकिन इससे पहले क्या क्या वजह हो सकती हैं, लेकिन ये कैसे ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये ऑटो सिग्नलिंग कैसे काम करता है, इसको हम समझना चाहेंगे। हमारे साथ एक खास टेक्निकल एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पूर्व निदेशक भारतीय रेलवे के अखिल अग्रवाल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ रेलवे के ही पूर्व संयुक्त सचिव पीपी शर्मा सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रेलवे एक्सपर्ट अनिल तिवारी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनिल सर, पीपी सर, अखिल सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं अखिल सर आपके पास लेकर आ रहा हूं। अखिल सर, मेरे जैसा एक आदमी जो रेलवे को बहुत ज्यादा नहीं जानता, वो भी इस बात को लेकर चिंतित है कि डब्बों के आगे पीछे बफर्स लगे होते हैं। आम दर्शकों के लिए बता दूं कि बफर दरअसल वो 2 बड़े बड़े लोहे के आप देखते होंगे वो ठप्पे जैसे जो लगे होते हैं, वो एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं कि अगर वो आपके एब्जॉर्ब करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर कह सकते हैं आप उसे। अगर स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि मेमू का इंजन ब्रेक वैगन उसके अंदर घुस गया? इसका मतलब स्पीड 100 के आसपास थी। क्या मैं सही कह रहा हूं अखिल सर? जो एक्सीडेंट्स की तस्वीरें आ रही हैं उससे जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लगता है कि मेमू की स्पीड बहुत अधिक थी। अब वो 70 थी, 80 थी या 100 थी, ये कह पाना मुश्किल है, पर नॉर्मली उनके यहाँ एक स्पीड रिकॉर्डर होता है और जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जब इसका वो करेंगे, जांच करेंगे, तो उन्होंने जरूर इन सबको सीज कर लिया होगा जो रेलवे के ऑफिसर्स हैं, और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट में ये आ जाएगा कि मेमू की स्पीड कितनी थी जिस समय उसने इसको टक्कर मारी। जी, तो मैं अखिल सर आपके पास लौटता हूं। उससे पहले पीपी शर्मा सर आपके पास मैं आ रहा हूं और इस बीच मेरे सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल कल हादसे वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचे थे, पूरा दिन वहां पर रहे, आपको पल पल की जानकारी बिलासपुर रेल हादसे की बताई थी उन्होंने। प्रफुल्ल, मैं लौटूंगा आपके पास।
पीपी सर, जैसा अखिल सर ने बताया कि सीएसआर जब इसकी जांच करेंगे रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर, तो वो देखेंगे कि क्या स्पीड थी। तो क्या मौजूदा मेमूज में हमारे इंडियन रेलवे में फ्लाइट की तरह कोई ऐसा सिस्टम है जैसे फ्लाइट्स में एफडीआर रहता है, डेटा रिकॉर्डर रहता है, ब्लैक बॉक्स में चीजें सुरक्षित रहती हैं, तो क्या रेलवेज में भी ऐसा कोई सिस्टम है जिससे हम पता लगा सकें कि हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड कितनी थी, अगर ब्रेक अप्लाई किए गए तो किस स्पीड पर अप्लाई किए गए, किस वक्त अप्लाई किए गए, और सबसे बड़ी बात सिग्नलिंग क्या महसूस हुई थी उस वक्त लोको पायलट्स को? ऐसा कुछ रिकॉर्ड के लिए हमारे पास सिस्टम है क्या? मैं एचआर डिपार्टमेंट का हूं और मुझे नहीं पता कि लेटेस्ट कितना अखिल जी इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हवाई जहाज के कंपैरिजन में तो नहीं होगा, लेकिन ये सारे सिस्टम हमारे पास हैं और पिछले 20 सालों में लगातार इनको अपडेट किया गया है इसी वजह से। लेकिन यहाँ जो बात निकल के आ रही है कि 2 ड्राइवर होते हैं, पिछले स्टेशन पर भी वो टाइम से ही रुकी है, तो आखिर वो दोनों ड्राइवरों से क्या गफलत हुई कि वो ट्रेन इस स्पीड पर चलती रही? तो ये वाले प्रश्न अब रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ऐसे बताएंगे। अगर 100 की स्पीड भी नहीं हुई तो कम भी हुई, तब भी इतनी सावधानी तो बरतने की जरूरत थी कि दोनों एक ही ट्रैक पर हैं। और जो हुआ है दुखद, कई लोगों की जान चली गई है। देखिए क्या निकल के आता है। मुझे लगता है कि शायद संभावना ह्यूमन एरर की लग रही है। जी अनिल सर, यही सवाल मैं आपके पास लेके आ रहा हूं जो मैंने पीपी सर से पूछा था। सेम वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेमूज में, हमारी रेलवेज में ऐसा कोई सिस्टम है जो बता सके कि हादसे के वक्त स्पीड कितनी थी, अगर ब्रेकिंग की गई थी तो ब्रेक किस लेवल पर या कितनी देर तक उसे अप्लाई किया गया था, क्या ब्रेकिंग सिस्टम सही काम कर रहा था? ऐसा सिस्टम है हमारे पास? जहां तक मेरी जानकारी है, अब तक रेलवे के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। और ये सवाल मेमूज का या पैसेंजर या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का नहीं है। ये समस्या हर एक जो एक्सीडेंट हुए हैं हाल फिलहाल में, जो आपने देखा होगा बालासोर में कंचनजंगा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये एक सिग्नल का जो नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है 2023-24 में, उसके बाद से ये ह्यूमन एरर वाली जो इश्यूज हैं ये बढ़ गए। उसका रीजन यह है, इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मैं आपको ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति एक साधारण सा फोन इस्तेमाल कर रहा है, उसके हाथ में मैं आईफोन 17 दे दूं तो वो उसको किस तरह से हैंडल करेगा? प्रॉब्लम जो हाल फिलहाल में जो आ रही है, ये टेक्निकल और ह्यूमन एरर दोनों के बीच की थोड़ा सा और क्लियर समस्या है। कीजिए सर कि ये जो आप आईफोन 17 वाली बात कर रहे थे, इसमें मेमूज की उसको चलाने का तरीका वो बदला है या दरअसल सिग्नलिंग का सिस्टम बदला है? नहीं, आप दोनों चीजें एक समान है। चलाने का देखिए, जो एक ईएमयू है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट है, उसको चलाने का सिस्टम भी तकरीबन वैसा ही है जो लॉन्ग डिस्टेंस का है। उसके बीच की टेक्नोलॉजी जो होगी वो अलग हो सकती है। इंजन के अंदर उसका जो मोटर है वो साथ में होती है, ये ईएमयूज में नीचे होती है। वो एक इश्यू नहीं है। इश्यू ये है सिग्नल के बीच में, सिग्नल जो इंटरलॉकिंग है, सिग्नल जो सेफ्टी के लिए सपोर्ट करना चाहिए सिग्नल सिस्टम, वो हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया है 2023-24 में। और उस सिस्टम के आधार पर अभी तक रेलवे जो सिग्नलिंग सिस्टम के जो स्टाफ है उसको पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो उसके अंदर, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, इसमें कोई अगर एरर आता है तो वो रियल टाइम में उसको एरर को करेक्ट करने का काम ये मैन्युअली होना चाहिए, वो स्टाफ को आना चाहिए। रेलवे की मंशा ये थी कि एक ही सेक्शन में एक ही समय पर 3 ट्रेनें चलाई जा सके ताकि आपकी लाइन कैपेसिटी बढ़े। इसके लिए हमने जो पुराना सिस्टम था उसको हटा के नया सिस्टम लाया है। पर अभी तक आपका जो स्टाफ है वो उस सिस्टम को संभालने के लायक है या नहीं, ये बड़ा विषय है। क्योंकि ट्रेनिंग वाला मैंने आज तक सुना नहीं है कि कोई बहुत ही बड़े स्केल पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वो जो एक रेगुलर प्रोसेस होता है उसके जरिए ही वो जो जानकारियां हैं या एसओपीज जो जारी हो रही है उससे उनको ये जानकारी मिल रही है। रेलवे में आपके पास इस पर लौटूंगा अखिल सर। मेरे सहयोगी प्रफुल्ल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, ये जो हादसे वाली जगह है, इस पे एक घुमाव हमें दिखाई दिया, तो जाहिर बात है कि पहली बार तो ट्रेन वहां नहीं चली है, ना वो रेलवे का कोई ट्रायल था कि नई पटरी बिछी है। वहां से रोज ट्रेन निकलती हैं, सैकड़ों ट्रेन निकलती हैं,
तो क्या इतना मुश्किल है क्या लोको पायलट के लिए उस घुमाव पर सिग्नल को देखना या उसे अनदेखा करने की गुंजाइश रहना? देखिए, इस पर तो कई प्रकार की बातें की जा रही है कि लोको पायलट ने देखा नहीं होगा या फिर मालगाड़ी जो है वो ज्यादा समय तक वहां रुकी थी। इसके अलावा अगर मैं बता दूं तो पिछले एक साल में वहां इस प्रकार की कई शिकायतें जो पहले की जा चुकी है कि एक ही पटरी पर दो ट्रेनें एक समय पर आ जाती है। इस चीजों की जो है अगर आप देखें तो कई बार पत्र पत्रिकाओं में मीडिया के माध्यम से जो है रेलवे के अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई गई थी कि वहां जो है ये जो घटनाएं हैं कि एक ही समय पर दो ट्रेन एक ही लाइन पर आ जाती हैं, इस प्रकार की चीजें होती रही है। इसे गंभीर मान करके इसका कोई समाधान निकालना चाहिए, लेकिन अधिकारियों के द्वारा लगातार अनदेखी की गई और कहीं ना कहीं ये जो हादसा है ये इन अनदेखियों का जो है इसे एक परिणाम कहा जा सकता है, क्योंकि अगर अधिकारी इसे संज्ञान में लेकर के इस पर कोई कार्रवाई अगर किए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। ये 11 जिंदगियां बच जाती हैं। अनिल सर ने जिन चीजों का जिक्र किया था, मैं अखिल सर के पास उन्हीं चीजों को लेकर जा रहा हूं। अखिल अग्रवाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल सर, जिस इंटरलॉकिंग का जिक्र अनिल सर कर रहे थे उसमें तो फिर ट्रैक सर्किट्स, एक्सल काउंटर, वो सेल्फ डिटेक्शन, वो तमाम चीजें हैं। फिर मेरा सवाल यह है कि क्या नई तकनीक हमारे ह्यूमन पावर, मैन पावर और ये दोनों आपस में जूझ रही हैं क्या? अगर ये तकनीक इतनी ही हाईटेक है तो फिर तो एक्सल काउंटर के जरिए से समझ जाना चाहिए था इस ऑटोमेटिक सिस्टम को कि बहुत सुरक्षित दूरी नहीं है दो ट्रेनों के बीच में, ब्रेक सप्लाई होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? मेरा सवाल यह है। पॉइंट्स हमने नोट किया है, हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दें जी। देखिए, एक है सिग्नलिंग सिस्टम। सिग्नलिंग सिस्टम में जितना भी सिस्टम है वो सब फेल सेफ है। हमारे यहाँ जो सिस्टम लगाए जाते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सिल4 सर्टिफाइड सिस्टम है, जो वर्ल्ड में सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सिस्टम है, जो कि सबसे ज्यादा सेफ सिस्टम है, वो लगे हुए हैं। तो सिग्नल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आगे गाड़ी खड़ी है और पीछे हरा आ जाए अपने हिसाब से। दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी वजह से फेल हो जाता है, तो फेल सेफ्टी की बात यही होती है कि अगर फेल हो जाता है तो लाल हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा कि हरा हो जाएगा। तो जहां तक सिग्नलिंग की बात है, ये हो सकता है कि सिग्नल फेल हो जाए कभी, पर सिग्नल जो है रॉन्ग साइड फेल नहीं होंगे कि आगे गाड़ी खड़ी है और पीछे वाले ड्राइवर को हरा दिखाई दे। ऐसा नहीं होगा जब तक उसके अंदर कुछ बाहर से कोई उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। दूसरा, हम अभी ये कहा जा रहा है कि एक ही पटरी पर दो ट्रेन का आना। देखिए, ऐसा है कि स्टेशन जो हैं करीब 7-8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते थे। पहले उनके बीच में एक ही ट्रेन चलती थी, दो स्टेशन के बीच में एक ही ट्रेन चलती थी। जैसे जैसे हमारी ट्रेन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, गुड्स का भी बढ़ रहा है और पैसेंजर्स के भी बढ़ रहे हैं, तो देयर इज ए टेक्निक कि हम उसको ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में कन्वर्ट करते रहते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टेक्निक है जो कि हमारे यहाँ भी लगाई जा रही है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ अभी से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाई जा रही है, ये पिछले 50 साल से लग रही है। अब सेक्शंस क्योंकि डेंसिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ज्यादा लगाई जा रही है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का खाली यही है कि हम दोनों स्टेशंस के बीच में 3, 4, 5 जितना भी जरूरत है उसके हिसाब से सिग्नल लगा देते हैं। अगर सामने गाड़ी खड़ी है तो वो सिग्नल रेड होता है। और अभी थोड़ी देर पहले आपके रिपोर्टर ने बताया कि अगर वो सिग्नल रेड है तो वो 1 मिनट बाई डे, 2 मिनट बाई नाइट, दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट वहां पे रुकेगा। रुकने के बाद में धीरे धीरे स्पीड पे जाएगा और उसकी स्पीड जो है इतनी रहती है कि कोई भी सामने अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो कंट्रोल कर सके। जैसे हम लोग अगर कभी गाड़ी चला रहे हैं, सामने ऑब्स्ट्रक्शन सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तो वी शुड बी प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो 2 किलोमीटर पे भी चला सकता है, अगर उसे दिखाई दे रहा है तो 10 किलोमीटर पे भी चला सकता है, क्योंकि ड्राइवर्स को ये पता होता है कि वो अपनी ट्रेन क्या सर ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि एक तरफ हम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, फिर हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास एसओपी है कि रेड सिग्नल को भी आप 1 मिनट के बाद आप पार कर सकते हैं, भले ही कंट्रोल स्पीड में सही। ये क्या ब्रीच नहीं है उस सिक्योरिटी सिस्टम में जो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है? वो ऑटोमेटिक सिस्टम में अगर सामने गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे रेड है,
ये माना जाता है कि वो गाड़ी चली जाएगी, पर अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो ये रेड सिग्नल को पार कर सकता है। उसमें मार्कर लगा होता है, उसे पता होता है कि ये ऑटोमेटिक सिग्नल है, उसको पार कर सकता है। ये कोई ब्रीच नहीं है, ये एसओपी में है और वो सामने वाली गाड़ी देख सकता है। इसीलिए उसको कहा गया है कि वो 5 किलोमीटर पे, 10 पे, 15 पे इस स्पीड पे जाए जिससे सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो रुक जाए। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है ये पता करना, मतलब सीआरएस इंक्वायरी कर रहे हैं, उससे पता चलेगा। पर हम आपको एक बात और ये भी बता दें कि नॉर्मली जो ड्राइवर्स होते हैं वो ड्राइवर्स को रूट लर्निंग दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर्स को हमने आईफोन 17 दे दिया, उनको पता नहीं कैसे चलाया जाता है। अगर वो किसी भी रूट पे चलते हैं तो उससे पहले वो 15 दिन तक एज ए लर्नर उस रूट पे चलते हैं। लोको में बैठ के दूसरा लोको पायलट चलाता है और वो देखते रहते हैं कहाँ पे सिग्नल है, कहाँ पे टर्न है, कितनी स्पीड। मतलब ये एक तरीके से चार्ज देने का तरीका है ये कि अगर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक बार रूट से अभ्यस्त हो जाइए, रूल से अभ्यास हो जाए। और उसमें बहुत हमारे जो रूल्स हैं बहुत क्लियर हैं कि अगर ड्राइवर 1 महीने छुट्टी जाएगा तो उसे दोबारा रूट लर्निंग दी जाएगी। अगर वो इस रूट से उठ के किसी दूसरे रूट पे जाएगा तब भी उसको रूट लर्निंग दी जाएगी। तो ये बहुत वो है। अनफॉर्चुनेटली द ड्राइवर ऑल्सो डाइड इन दैट एक्सीडेंट। जो असिस्टेंट ड्राइवर वॉज ए लेडी, शी जम्प फ्रॉम देयर, शी गॉट हर्ट, अस्पताल में है। हमें अभी ये पता नहीं है कि उनकी कैसी कंडीशन है, बट कल तक जो हमें पता था कि वो कूद गई थी और वो अस्पताल में है, और जो ड्राइवर है उनकी डेथ हो गई। दुआ करते हैं हम कि जो भी घायल हैं इसमें वो जल्दी रिकवर कर लें। पीपी शर्मा सर, बात जब ट्रेनिंग की आई है तो आपने बताया कि आप एचआर डिपार्टमेंट से रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने बड़े लेवल पर बदलती तकनीकों के लिए रेलवेज ट्रेनिंग मैनेज कराता है और ये कैसे मैनेज हो पाता है? बिल्कुल, और मैं इस बात को आपके बिना कहे ही मैंने नोटिस लिया था जो अखिल जी ने कहा कि शायद हमें और ज्यादा चुस्ती से ट्रेन करने की जरूरत है। यहाँ हमारी कई सामाजिक और दूसरी स्थितियां सामने आती हैं। लगातार पिछले दिनों बहुत सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पर दिए गए हैं, ओवरलोड हैं, सेफ्टी के बहुत सारे इश्यूज। रेलवे ने पिछले दिनों ऐसे उन भर्तियों को पूरा करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं फिर भी आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो अखिल जी ने कहा है कि उनको और अपडेट करने की जरूरत है। अब ऐसे जो प्रश्न हैं, मुझे लगता है कि ऐसे हादसों से सीखने की जरूरत होगी कि जब 2 ड्राइवर हैं तो उसके लिए इसके मतलब कई पहलू हैं कि उनको अगर ट्रेनिंग दी भी गई होगी तो ये अचानक ही दोनों का एक साथ फेल होना एक गंभीर प्रश्न उठाता है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा अलग हटकर बात करूं तो जो मुझे लिए और भी ज्यादा दुखद लग रहा है वो है कि उसमें लूट भी हो गई है। ये एक हमारी एक अलग सामाजिक स्थितियों का बयान है कि जब हादसे के वक्त दुनिया के समाजों में हम मदद के लिए आगे आते हैं तो हमारा ये जो समाज है उसमें कैसी लूटपाट में शामिल होता है। ये बाढ़ का मामला हो, एक्सीडेंट का मामला हो, ये दुखद स्थिति है। मैं इसमें खैर आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमें और भी ज्यादा चुस्ती होते नहीं। अब मैं यहाँ पर एक और भी सामाजिक प्रश्न, आप तो एचआर में रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, आप तो जानते हैं इन्हीं मानवों में देव भी हैं, इन्हीं मानवों में दानव भी हैं। कुछ वो लोग भी हैं जो रेस्क्यू करने पहुंचे थे, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने लूट भी की होगी, पता नहीं। लेकिन ये तो हमारे अंदर ये है कि हम अपने देव को आगे बढ़ाते हैं या दानव को। एक सवाल मेरा अनिल जी आपसे है। अनिल जी, तमाम बातें हमने कर ली, एक चीज जो निकल के सामने आ रही है, मैं उसी पर आपसे सवाल पूछना भी चाह रहा था कि देखिए, बहुत पहले मैंने देखा था कि एक विजिलेंस नाम का बटन होता है जिसे लोको पायलट्स को बार बार प्रेस करना होता है रेगुलर इंटरवल पर, और ये इस बात का गवाह होता है कि दोनों पायलट्स जो हैं, लोको पायलट्स, वो होश में हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। पिछले स्टेशन पर टाइम पर ट्रेन रुकी, चली भी, तो फिर उसके बावजूद क्या ये एक दबाव है स्पीड मेंटेन करने का, ट्रेनों को सही वक्त पर चलाने का, बढ़ते लोड के जरिए ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का, ये दबाव है क्या लोको पायलट्स पे इस वक्त? देखिए, आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। अखिल जी ने जैसे जो आईफोन 17 का मैंने एग्जांपल दिया, उसको उन्होंने लोको पायलट से जोड़ा। मैं लोको पायलट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिग्नलिंग स्टाफ की बात कर रहा हूं जिनके हाथ में आपने आईफोन 17 दिया है। पर आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है, मैन पावर को आपने कितना अपग्रेड किया है जो उसको हैंडल कर रहा है, ये एक विषय हो गया।
दूसरी, अगर एक्सीडेंट आज भी हो रहे हैं, निश्चित तौर पर एक्सीडेंट में की संख्याओं में 60 के दशक से लेके आज तक कमी आई है। 60 के दशक में एक दशक में 850 के आसपास एक्सीडेंट्स हुआ करते थे, जो अभी पिछले 25 साल में 250 तक आ गए। निश्चित तौर पर कम हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का सवाल है, तो मुंबई जैसे शहर में हम ईएमयूज में 50-60 सालों से वो देखते आ रहे हैं। सवाल ये सिर्फ एक तरफ का नहीं है, दोनों तरफ की जो गलतियां हैं। एक्सीडेंट कभी भी एक आदमी की गलती से नहीं होता है, ये चेन रिएक्शन है। बहुत सारे अगर आप एरर्स करते हैं तब जाके कोई दुर्घटना होती है। हमारे सिस्टम ने, हमने बहुत सारे सिस्टम अडॉप्ट किए हैं, अभी भी 4-5 सिस्टम हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने कवच लाया है, कवच लाके हेड ऑन कोलिजन तो आप एक बार रोक सकते हैं, आमने सामने की टक्कर रोक सकते हैं, क्योंकि दोनों इंजन में वो सिस्टम लगा हुआ है। पर वो क्या गार्ड के ब्रेक वैगन में है क्या? सही बात है। अगर पीछे से कोई ट्रेन आ रही है तो वो चीज है कि, और देखिए जो एक बात निकल के आ रही है कि एक टाइम पर 2 ट्रेनें पटरी पर कैसे आ गई। देखिए एक टाइम पर ट्रेनें चलती हैं एक पटरी पर, एक ही दिशा में मूव करती हैं, हर ट्रेन के लिए अलग पटरी नहीं हो सकती, लेकिन कुल मिला के वो सुरक्षित दूरी वाली बात है, वो मेंटेन क्यों नहीं हो पाई। अब ये सीआरएस जो है, कमिश्नर रेलवे सिक्योरिटी, वही अपनी जांच में बता पाएंगे कि आखिर वजह क्या रही थी। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल रहती है इस तरह की जांच में जब आपके पास किसी तरह का डेटा रिकॉर्डर ना हो या तथ्य ना हो, लेकिन वहां फिर स्थानीय लोगों से बातचीत, बाकी के जो जरूरी पार्ट्स हैं उनको जब्त करके उनकी जांच, वो तमाम चीजें बताती हैं कि आपके ब्रेक कैलिपर्स कैसे थे, बाकी चीजें क्या थी। अब उम्मीद करते हैं कि ये एक सबक साबित होगा और इस सबक के जरिए से हादसे रुकेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका प्रफुल्ल, अखिल जी, अनिल जी और पीपी सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार में तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।